चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो अब लिविंग वर्ल्ड की इंट्रोडक्शन में ही बताया गया है कि देखिए इसके कि लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे एकदम मतलब डिफरेंसेस है कि कहीं देखेंगे तो एक्वेटिक लाइफ मछली पानी के अंदर और डिफरेंट दीगर टाइप के एक्वेटिक एनिमल्स, और दूसरी तरफ डेजर्ट में देखेंगे तो पूरा सूखा पानी कम और उधर भी एनिमल्स झाड़ हर चीज़, गर्मी में भी झाड़ एनिमल्स, सर्दी से सर्दी बर्फ़ से ढके हुए जगह पे भी एनिमल्स और प्लांट्स रहते हैं। तो ये सब देखकर इतना ज़्यादा डिफरेंसेस वेरिएशन देखने के बाद अपने दिमाग में एक सवाल आता है कि आखिर लाइफ क्या है, लिविंग वर्ल्ड। कि लिविंग वर्ल्ड यानी कि ये किसका वर्ल्ड है, कौन है लिविंग, किसको बोले लिविंग, कि हु इज़ टू बी कंसिडर्ड एज ए लिविंग। तो ये लाइफ का जो क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज़ लाइफ और व्हाट इज़ लिविंग, इसके दो टाइप के होते हैं। कि एक तो इसका होगा कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ जैसे कि फिजियोलॉजिकल टाइप होगा आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए कि भाई ज़िंदगी क्या है, खुदा ने हमको क्यों बनाया वगैरह वगैरह। ये फिलोसॉफिकल जो अपने स्टडी रहेगा उसके अंदर हो जाएगा। लेकिन एज ए साइंटिस्ट ने कहा है एज ए साइंटिस्ट वी शैल नॉट अटेम्प्ट आंसरिंग द सेकेंड क्वेश्चन, कि जो सेकेंड क्वेश्चन होगा कि भाई फॉर व्हाट पर्पस द लाइफ इज़, कि लाइफ क्या है, क्यों है, वो सवाल वो फिलोसॉफिकल स्टडी है। अपने वी बीइंग द साइंटिस्ट मीन्स साइंस के जो स्टूडेंट हैं, हमको पहला वाला सवाल देखना है कि व्हाट इज़ लाइफ मीन्स ये नॉन लिविंग और लिविंग में क्या फ़र्क है। क्योंकि अभी आपने आप साइंस के स्टूडेंट हो गए, साइंस में एडमिशन लिया है, तो मुझे बताइए कि साइंस मतलब क्या है। आपने 10th में भी पढ़ा है कि साइंस में आपके मार्क्स भी होंगे, साइंस सब्जेक्ट भी था आपको। तो साइंस का मतलब क्या होता है? तो देखिए साइंस का मतलब ये होता है साइंस इज़ नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद द रीजनिंग। ऐसा सब्जेक्ट जिसके अंदर हर चीज़ का रीज़न दिया जाता है कि ये हुआ तो क्यों हुआ, वो हुआ तो क्यों हुआ। जैसे कि अपन ने देखा था न्यूटन ने ऊपर से सेब गिरा, तो अगर कोई कवि वगैरह होता तो एप्पल गिरने के बाद उस पर कविता लिखता था या शेर बोलता था कुछ। लेकिन ये साइंटिस्ट का मतलब क्या है कि उसने रिसर्च किया, उसने सोचा कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो फिर उसको पता लगा कि ग्रेविटी होती है अर्थ की, ये आपको फिजिक्स में आगे पता लगेगा सब चीज़। तो इस तरीके से साइंस जो है इट्स ए सब्जेक्ट विच डील्स विद द रीजनिंग। तो साइंस जो सब्जेक्ट है जिसमें रीज़न हर चीज़ का दिया जाता है, तो इसलिए एज ए साइंटिस्ट वी हैव टू कंसीडर द फर्स्ट क्वेश्चन कि हमको साइंस के स्टूडेंट होने के कारण हम दूसरा सवाल दूसरे टाइप का नहीं देखेंगे कि खुदा ताला ने हमको क्यों बनाया, क्या वजह है वगैरह वगैरह। हम ये देखेंगे कि लिविंग और नॉन लिविंग में क्या फ़र्क है। किसी को लिविंग बोलना है तो क्या वजह है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, कि किसी को लिविंग बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, उसके अंदर क्या खासियत है जो कि नॉन लिविंग थिंग में नहीं है और लिविंग में है, तो ऐसी कौन सी खासियत है, ये हमको देखना है। तो इसके लिए अपने को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि कुछ क्राइटेरिया लगाना पड़ेगा। जैसे कि इसमें दिया है व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग क्या है। तो व्हेन वी ट्राई टू डिफाइन लिविंग वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मतलब जब हम लिविंग को डिफाइन करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ खासियत देखते हैं कि जानदारों में खासियत क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उनकी खासियत, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर की खासियत क्या है। जैसे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सुइटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड इमीडिएटली एज यूनिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि मतलब जब अपन ये खासियत देखते हैं तो अपने दिमाग में झट से आ जाता है कि ग्रोथ यानी कि बढ़ना, रिप्रोडक्शन करना, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट मतलब कि बाहर क्या चल रहा है, एनवायरमेंट में गर्मी है, ठंडी है, ये सब चीज़ जानदार पहचान लेते हैं। ये क्वालिटी अपने दिमाग में आती है कि लिविंग अपन उनको बोलेंगे, ठीक है। सो वन कैन ऐड ए फ्यू मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरैक्ट एंड इमरजेंस टू दिस लिस्ट। और अगर अपन ये लिस्ट में और कैरेक्टर्स अगर बढ़ाना चाहें तो वो कैरेक्टर्स हो सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म है, एबिलिटी टू सेल्फ रिप्लिकेट मतलब खुद को दोबारा फिर से बनाना, यानी कि लिविंग है तो वो बंदर है तो दूसरा बंदर बनाएगा, बिल्ली है तो दूसरी बिल्ली बनाएगा, दैट इज़ रिप्रोडक्शन बनाएगा। सेल्फ ऑर्गेनाइज मतलब अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, इकट्ठा रखना, इंटरैक्ट यानी कि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ अपन कैसे बात करते हैं वगैरह वगैरह। ऐसे क्वालिटीज़ अपने बॉडी के अपने दिमाग में आएंगे कि जब कभी अपने को आंसर देना होगा कि किसको लिविंग बोले। तो एक एक क्वालिटी जो है अभी अपन इसको स्टडी करते हैं। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दिस।
तो अभी एक एक क्वालिटी को अपन देखेंगे और उसके ऊपर डिफाइन करेंगे कि ये क्वालिटी, क्योंकि अपने को कैसा है, अपन क्या करने जा रहे हैं कि बायोलॉजी, पहले अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी मतलब क्या है, इट्स ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर प्रॉपर्टीज और एंड देयर प्रोसेसेस। मतलब ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जानदारों की और जानदारों की स्टडी और जानदारों के अंदर होने वाले प्रोसेसेस की, जैसे कि सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह, ये प्रोसेस की अपन स्टडी करते हैं। तो जब बायोलॉजी टिका हुआ ही है लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो अपने को ये पक्का मालूम होना चाहिए कि किसको लिविंग बोलना है, टू हुम वी शुड कॉल लिविंग। तो ये ढूंढने के लिए हम क्राइटेरिया लगाएंगे कुछ, जैसे कि अगर कोई पंखा नहीं चल रहा है तो अगर कोई लाइट वायरमैन को बुलाए तो वो क्या करता है, पहले टेस्टर लगा के देखता है कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं। करंट आ रहा है तो फिर ठीक है, पंखे के अंदर कुछ फॉल्ट है वो बनाएंगे। तो वैसा अपन हर चीज़ को कुछ क्राइटेरिया लगा के देखेंगे कि अगर ये क्राइटेरिया वो पास करेंगे तो उसको हम लिविंग बोलेंगे, और अगर वो क्राइटेरिया वो पास नहीं करेगी तो उसको हम नॉन लिविंग बोलेंगे। तो यहाँ पर अपने को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में फ़र्क करने के लिए कुछ क्राइटेरिया लगाने हैं, लेकिन वो क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग के ही अंदर हो, नॉन लिविंग में ना हो, या फिर रहे तो सिर्फ नॉन लिविंग में रहे, लिविंग में ना रहे। ऐसा दोनों में मिक्स वाली कोई क्वालिटी अपने को नहीं होना चाहिए। तो जब अपने को ऐसा क्राइटेरिया मिल जाएगा, वो क्राइटेरिया लगा के अपन दुनिया में जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों को लिविंग में और नॉन लिविंग में दो में बांट देंगे। तो इसीलिए अपन ढूंढने जा रहे हैं कि क्राइटेरिया वो कौन से हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया अपन लगाएंगे ग्रोथ। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ग्रोथ यानी कि बढ़ना। अभी ग्रोथ का मतलब क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्वाइन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का मास बढ़ना यानी कि वजन बढ़ना, और इंक्रीज इन नंबर यानी कि उनके नंबर भी बढ़ना, उनके सेल्स के नंबर बढ़ना। ऐसे दो कैरेक्टरिस्टिक होता है ग्रोथ में। मतलब ग्रोथ के ये दो मायने होते हैं कि जैसा छोटा बच्चा है, उसकी ग्रोथ हुई तो वो छोटा से जाके ज़रा बड़ा होगा, हाइट बढ़ेगी तो उसका वजन भी बढ़ेगा, तो इंक्रीज इन मास। और उसके बॉडी में समझो छोटा बच्चा है, उसके अंदर 1 लाख सेल्स है, बाद में जब बड़ा होगा तो उसके अंदर 90 सेल्स आएंगे ना। जैसे अपनी घर की दीवार है, एक 4 फीट की दीवार है, उसको अपन और अगर 6 फीट की बनाएंगे, ऊंचा करना चाहिए, तो उसमें क्या लगाएंगे अपन, ईंट लगाएंगे। तो जैसे ईंट बढ़ते जाएंगी, दीवार की हाइट बढ़ते जाएगी, वैसे ही बच्चे में भी जैसे जैसे सेल्स बढ़ते जाएंगे उसकी हाइट बढ़ते जाएगी। तो ऐसे इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, ये ग्रोथ की दो खासियत है किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। मल्टीसेलुलर यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल है, वो सेल डिवीजन करके बड़ा होगा। मतलब जैसे बच्चे में, छोटे बच्चे में 1 लाख सेल्स थे तो वो 1.5 लाख हो गए, तो उस बच्चे की हाइट बढ़ेगी, बच्चा ग्रो होगा। और 2 लाख हो गए तो बच्चे की और हाइट बढ़ेगी, उसकी ग्रोथ होगी। ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, मतलब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर एक से ज़्यादा सेल्स हैं। सो इन प्लांट दिस ग्रोथ बाय सेल डिवीजन अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। और प्लांट्स के अंदर ये ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है उनकी उम्र तमाम। जैसे अगर कोई 10 साल हो गया झाड़ को, तो उसको 100 फांदियाँ हैं, और 11वें साल में उसमें और फांदी आएंगे, और ब्रांचेस आएंगे, और लीव्स आएंगे। और अगर वो झाड़ 100 साल भी जिया तो उसको 90 पत्ते, 90 ब्रांचेस आते ही रहेंगे। जब तक उसका लाइफ स्पैन, जब तक उसकी ज़िंदगी है, ये ग्रोथ उसके अंदर चलते ही रहता है प्लांट्स के अंदर। लेकिन इन केस ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स दिस ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। एनिमल्स के अंदर ये ग्रोथ एक लिमिट तक होती है, एक एज तक होती है, उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है। जैसे अपने अंदर देखेंगे, बच्चा छोटा था, थोड़ी हाइट उसकी 6 साल, 18 साल, 20 साल तक बढ़ती है, उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती। सो हाउएवर सेल डिवीजन अकर्स इन सर्टेन टिश्यू टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। लेकिन सेल डिवीजन अपनी बॉडी में हमेशा चलता रहता है कि जो सेल्स अपनी बॉडी में से ख़राब हो रहे हैं, घिस जा रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, मतलब उनकी जगह नए सेल्स बनते ही रहते हैं, इसके लिए सेल डिवीजन चलता रहता है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी एक ही सेल से बनी है। सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सेल डिवीजन से ग्रोथ होंगे, मतलब वो बढ़ेंगे। तो वन कैन ईजिली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपल काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स अंडर द माइक्रोस्कोप। इन विट्रो यानी कि बॉडी के बाहर। जब कोई लिविंग रिएक्शन, जैसे कि कोई रिएक्शन होता है तो अपन उसको क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। लेकिन वही केमिकल रिएक्शन अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होता है तो वो होगा मेटाबॉलिज्म। और वही केमिकल रिएक्शन अगर बाहर होता है, बॉडी के बाहर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर, तो उसको बोलते हैं इन विट्रो।
तो ऐसे इन विट्रो सेल के अंदर अपन कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को बाहर पानी के अंदर किसी के अंदर माइक्रोस्कोप में रखकर देखेंगे तो उनके सेल के नंबर साइज भी बढ़ता रहेगा और उनके नंबर भी बढ़ते रहेंगे। So in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events। मतलब हायर प्लांट्स और हायर एनिमल्स में ये ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये खास खासियत होती है। सो वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। कि ग्रोथ अपन ने किसको बोला है कि बॉडी का वजन बढ़ना, मास बढ़ना। नॉन लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज ए क्राइटेरिया फॉर ग्रोथ। कि अगर अपन ने क्राइटेरिया लिया कि जिसका वजन बढ़ेगा उसी को अपन ग्रोथ बोलेंगे, अगर ऐसा सोचा है तो नॉन लिविंग थिंग भी वजन बढ़ता हुआ बताते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड मोल्ड्स डू ग्रो। कि अगर माउंटेन है उसके ऊपर हवा से रेती उड़ के आके गिर गई तो वो माउंटेन का वजन बढ़ जाएगा। रेगिस्तान में अपन देखते हैं रेत के टीले रहते हैं, हवा ज़ोर से चलती है, वो छोटे से रेत के टीले के ऊपर और रेत आके गिरती है तो वो टीले का वजन बढ़ जाता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है। तो फिर वो रेत का टीला भी बड़ा हो गया, मतलब वो भी ग्रो हो गया। तो क्या उसको भी जानदार बोलें अपन? ये तो नहीं हो सकता। सो हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस। तो ये नॉन लिविंग थिंग्स जो ग्रोथ बता रहे हैं इनके अंदर मटेरियल एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट यानी कि जमा हो रहा है। कहाँ पे? फ्रॉम द आउटर सरफेस, बॉडी के बाहर से आकर जमा हो रहा है। ठीक है, रिमेंबर दिस इंक्रीज इन मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ, नॉन लिविंग थिंग्स ऑब्जर्व। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के अंदर जो ग्रोथ हो रही है वो बाहर से मटेरियल जमा होने के कारण हो रही है। एंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होती है वो अंदर से होती है। जैसे बच्चा छोटे से बड़ा हो रहा है तो अंदर से, वो बच्चे के अंदर से ही नवे सेल्स बनते हैं और उसको अंदर से ही बॉडी के अंदर वजन बढ़ते रहता है, मास बढ़ते रहता है, उसकी हाइट बढ़ती रहती है। सो ग्रोथ देयरफॉर कैन नॉट बी टेकन एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसमें मतभेद हो रहा है कि नॉन लिविंग थिंग्स भी कोई बता रहे हैं ग्रोथ, लिविंग थिंग्स तो बता रहे हैं लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी बता रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन वाला क्राइटेरिया अपने को नहीं चलेगा। मैं पहले ही आपको बोला, अपने को क्राइटेरिया ऐसा होना है कि फिक्स होना है कि जो लिविंग बताता है तो बताता है, नॉन लिविंग थिंग नहीं बताता, ऐसा पक्का होना है। क्योंकि अपने को पूरे जहान के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको लिविंग और नॉन लिविंग में बांटना है। तो ऐसे मिक्स वाला क्राइटेरिया अपने को नहीं चलेगा। ठीक है, सो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग, so therefore growth cannot be taken as a defining property of living organism। तो इसके लिए अपन ग्रोथ क्राइटेरिया को कैंसिल करेंगे। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी कि जानदारों की खास खासियत में उसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो कंडीशंस अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड एंड देन वी अंडरस्टैंड दैट इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ए डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो। तो अभी अपन देखेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा था वो डेड होने के बाद बढ़ता नहीं है। जैसा कोई झाड़ है, झाड़ का पत्ता झाड़ को लगा हुआ है या ब्रांच लगी हुई है, उसको तोड़ लो, सुखा दो, वो सूख जाएगा लेकिन उसके ऊपर और नवे पत्ते नहीं आएंगे। मतलब डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होती है, जब जान रहेंगी तब तक ही ग्रो होती है। तो लेकिन कुछ भी हो, नॉन लिविंग थिंग भी ग्रो हो रहे हैं सैंड ड्यून्स के जैसे, और ग्रोथ वाले भी ग्रो हो रहे हैं, लिविंग वाले भी ग्रोथ हो रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन को देखते हुए अपन ग्रोथ को कैंसिल करते हैं। क्योंकि आपको पहले ही बोला मैं, इसमें अपने को कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, फिक्स वाला क्राइटेरिया चाहिए। दैट्स वाई ग्रोथ इज नॉट एक्सेप्टेड और कैंसल्ड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्राइटेरिया है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन मीन्स, रिप्रोडक्शन होता है इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। कि रिप्रोडक्शन अपन उसको बोलते हैं जिसके अंदर सजीव अपने ही जैसा नवा छोटा जानदार बनाता है। तो ये जो क्वालिटी है ये डेफिनेटली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है और नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता। कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग अपने जैसा नहीं बनाता है। टेबल आपके स्कूल्स कॉलेज अभी 4 महीने से बंद है, जब जाके देखेंगे 4-5 महीने के बाद तो कोई टेबल को छोटा टेबल हुआ वो नहीं हुआ रहेगा। 10 साल भी हो गए तो कोई टेबल को टेबल नहीं होगा। तो इससे ये अपने साफ है कि नॉन लिविंग थिंग रिप्रोडक्शन नहीं करती। ठीक है, लेकिन कुछ लिविंग थिंग भी, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ऐसे हैं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। जैसा फॉर एग्जांपल इनफर्टाइल कपल, हनी बीज और म्यूल, ये 3 एग्जाम्पल है, आपको आगे आएंगे। ये तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो अब ये रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं तो क्या फिर अपन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे बोल के उनको नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। देखिए इसमें लिखा हुआ। सो रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म
In multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny possessing features more or less similar to those of parents. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर एक से ज़्यादा सेल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें प्रोजेनी यानी कि जो माँ बाप से हुए हुए बच्चे होते हैं, ये सारे बच्चों में पोजेसिंग द फीचर्स मतलब माँ बाप के ही जैसे क्वालिटीज़ होते हैं। जैसे माँ बाप को 2 आँख है तो इनको भी 2 आँख होंगे, माँ बाप को 1 नाक है तो इनको भी 1 नाक होंगे, तो ऐसे इनके अंदर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। सो इनवेरिएबली एंड इम्प्लिसिटली वी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो प्रोजेनी बोल के वर्ड बोला है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होने वाले बच्चों को बोलते हैं। अभी ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बाय असेक्सुअल मीन्स आल्सो। आपको पता है कि रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल। असेक्सुअल यानी कि रिप्रोडक्शन डन बाय सिंगल इंडिविजुअल, इसके अंदर एक ही पेरेंट से इंडिविजुअल से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट लगते हैं। सो फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ असेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस। तो फंगाई जो रिप्रोडक्शन करती है जनरली वो असेक्सुअली करती है, और उसमें छोटे छोटे बीन्स के जैसे स्पोर्स बनते हैं, और वो स्पोर्स हवा में उड़ के इधर उधर गिरते हैं और उधर से फिर नवा फंगस आता है। So in lower organisms like yeast and hydra, we observe budding, कि जो छोटा ऑर्गेनिज्म है ईस्ट और हाइड्रा उसके अंदर बडिंग है। बडिंग यानी कि क्या होता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है बडिंग में। सो बडिंग मतलब क्या होता है कि जैसे कि ऑर्गेनिज्म है ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ईस्ट, ये ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अंदर एक ही सेल होता है। इसको क्या होता है कि जब ये सेल बड़ा होता है तो इसके अंदर छोटी ऐसी कोम आती है, फिर ये कोम थोड़ी सी और ऐसी बड़ी होती है, और फिर बाद में ये थोड़ा सा बड़ा होने के बाद ये अपने मदर सेल से अलग हो जाती है। तो ये इस तरीके से ये जो छोटी बनी है ये हो गया मदर सेल, और ये हो गया डॉटर सेल। तो ये डॉटर सेल फिर बाद में और आगे बड़ी हो जाएगी, फिर से वो नवी बन जाएगी। सो इन दिस वे एक हाइड्रा से या एक ईस्ट से अपने को 2 मिल गए। तो ये प्रोसेस है जो कि अंदर एक छोटा सा बर्ड आता है, फिर वो बर्ड बड़ी होती है और फिर बर्ड अलग हो जाती है और बाद में वो न्यू ऑर्गेनिज्म बनती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बडिंग, इसको बडिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये बडिंग वाला होगा किसके अंदर, ईस्ट एंड हाइड्रा के अंदर। इन प्लानेरिया, प्लानेरिया यानी कि फ्लैट वर्म, एक चपटे जैसे वर्म होते हैं, ये आगे अपने को एनिमल किंगडम में पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि इन प्लानेरिया दैट इज फ्लैट वर्म, चपटे वर्म, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, रीजनरेशन यानी कि फिर से बढ़ना। जैसे कि सिपलक को अपन कभी मारते हैं और वो मारते मारते भाग गई, दुम गिर जाती है उसकी, लेकिन कुछ दिनों में उसके अंदर दुम फिर आ जाती है। तो ये प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन, यानी कि फिर से उग जाना। So that is a fragmented organism regenerate the lost part of its body and become a new organism। तो प्लानेरिया के अंदर क्या होता है कि अगर उसकी बॉडी को 4 भाग में तोड़ दिया जाए तो हर भाग में जो भाग मिसिंग है वो फिर से बन जाता है और वो एक से जाके 4 प्लानेरिया का वर्म बन जाता है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज रीजनरेशन। सो इन फंगाई द फिलामेंटस algae, in fungi the filamentous algae, the protonema of mosses all easily multiply by fragmentation। मतलब ये दूसरे जो फंगी है, जैसे कि आप फंगी यानी कि बूझ, जैसे एक अचार के बोतल में बूझ आ गया, अपन उसका चमचा निकाल के दूसरे अचार के बोतल में डालते हैं, तो घर में बोलते हैं मत डालो वो चमचा ख़राब हो जाएगा। क्यों कि जो दूसरे अच्छे अचार में अगर अपन ने पहले वाला चमचा डाला तो पहले वाले बूझ के अचार का जो पार्ट नवे अचार में जाएगा उसके कारण दूसरा अचार भी ख़राब हो जाता है, वहाँ पर भी फंगी डेवलप हो जाती है। तो जो टुकड़ा इससे उधर जाके वहाँ पे न्यू फंगी बनाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन यानी कि टुकड़े होना, टुकड़े से नवा बनना। तो ये फंगी के अंदर भी होगा, अलगी जो पानी के अंदर कंजाल रहता है शेवाड़ा उसमें भी होता है, और मोजेस ये दूसरे टाइप के छोटे लोअर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ये फ्रैगमेंटेशन वाला प्रोसेस देखने को मिलता है। सो व्हेन इट कम्स टू यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर algae or amoeba, reproduction is synonymous with growth, that is increase in number of cell। मतलब इनके अंदर क्या होता है कि ये जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि बैक्टीरिया है, अलगी है, अमीबा है, इनके अंदर क्या होता है कि अगर इनके अंदर ग्रोथ हुई 1 सेल से 2 सेल तो वो सीधा बन जाएगा रिप्रोडक्शन। तो इन केस ऑफ
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, याद रखिए कि इन केस ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज इक्वल टू द रिप्रोडक्शन, मतलब ग्रोथ हुआ उनके अंदर 1 से 2 सेल बने कि सीधा सीधा वो 1 से 2 नंबर हो जाते हैं उनके, मतलब एक बैक्टीरिया से 2 बैक्टीरिया हो जाएगा। अपने अंदर सेल बढ़े तो क्या होगा, अपनी ग्रोथ होंगी, लेकिन बैक्टीरिया के सेल बढ़े तो वो उनका रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, सो वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ एज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और मास। हेंस वी नोटिस दैट इन single celled organism we are not very clear about the uses of these two terms, growth and reproduction। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन देखेंगे कि एक सेल से 2 सेल हो गया तो वो 2 बैक्टीरिया हो जाता है, तो उसके अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही मायने रखते हैं दोनों। सो फर्दर देर आर मेनी ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल म्यूल, स्टेराइल वर्कर बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल इसने दिया है कि म्यूल होता है ये गधा और घोड़े के बीच का क्रॉस लेकर जो ऑर्गेनिज्म बनता है उसको बोलते हैं म्यूल। तो म्यूल इज ऑलवेज स्टेराइल, मतलब म्यूल को बच्चा नहीं होता। अगर अपने को एक म्यूल अपन ने गधा और घोड़े का क्रॉस करके लिया है, दूसरा म्यूल बनाना है तो अपने को फिर से घोड़ा और गधे का क्रॉस करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टेराइल वर्कर बी, हनी बीज के अंदर एक टाइप की मक्खी होती है जो वर्कर बी मतलब ये सारे काम करती है, शहद कलेक्ट करना, अपन शहद के पुट्टे के पास गए तो अपने को काटना, सारा कुछ, लेकिन ये अंडे नहीं देती, मतलब ये इनफर्टाइल। और इनफर्टाइल कपल्स अपन देखते हैं कि कई लोगों का शादी होती है बहुत दिन तक भी उनको बच्चे नहीं होते, तो मतलब उनको बोलते हैं इनफर्टाइल कपल। तो उनको क्या बच्चे नहीं हो रहे, मतलब उनको अपन नॉन लिविंग थिंग बोल देंगे क्या, कि सिंपली दे आर नॉट डूइंग फर्टिलाइजेशन दैट इज रिप्रोडक्शन, सो दे शुड बी कंसिडर एज नॉन लिविंग। नहीं, उनको खाना पानी सब चीज़ जानदार है, हर चीज़ से सही है वो। तो फिर इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अगर अपन रिप्रोडक्शन को क्राइटेरिया बोल के कंसिडर कर लेते हैं तो अपने को वो नॉन रिप्रोड्यूसिंग जो और इनफर्टाइल कपल्स है उनको नॉन लिविंग बोल देना पड़ेगा, जो कि अपन नहीं बोल सकते। इसके लिए हेंस रिप्रोडक्शन आल्सो कैन नॉट बी एन ऑल इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसके लिए रिप्रोडक्शन को भी अपन क्राइटेरिया बोल के एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। सो ऑफकोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रिप्लिकेटिंग बाई इटसेल्फ। ठीक है, सो ऑफकोर्स नो नॉन लिविंग थिंग, कि कोई भी बेजान ऑब्जेक्ट अपने आप में ऐसी कुव्वत नहीं रखता है कि वो अपना जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाए। मीन्स रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो रिप्रोडक्शन बट देर आर सम एक्सेप्शंस। तो अब कुछ लिविंग ऐसे है कि जो रिप्रोडक्शन नहीं बताते हैं, अब वो नहीं बताते हैं, लेकिन अपन इसके लिए रिप्रोडक्शन को तो क्राइटेरिया नहीं कंसिडर कर सकते हैं, तो इसके लिए रिप्रोडक्शन को भी कैंसिल कर दिया जाए। नेक्स्ट क्राइटेरिया है मेटाबॉलिज्म। अभी मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म यानी कि केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन अपन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, आपको पता है, A+B गिव C+D, अगर ऐसा हो रहा है तो इसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो ये जब केमिकल रिएक्शन होता है, अगर यही केमिकल रिएक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर होगा तो देन इट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन। और ये मेटाबॉलिक रिएक्शन एक टप्पे में नहीं होता है, कई सारे सीरीज ऑफ रिएक्शन कंप्लीट होके होता है। तो ये सारे सीरीज को टुगेदरली बोलते हैं अपन मेटाबॉलिज्म। जैसे कि फॉर एग्जांपल डाइजेशन, जब अपन खाना खाते हैं तो मुंह से उसका डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है, पेट में जाता है, इस ये छोटी आंतरी में, बड़ी आंतरी में, तो इसका सारे हर जगह डाइजेशन होते रहता है। तो ये हर एक स्टेप को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, और सारे स्टेप्स को कंप्लीटली मिलाकर बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म अपन कंसिडर करते हैं एज ए क्राइटेरिया फॉर लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो अभी देखो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है इसके इन केमिकल से ही बने हुए। दीज केमिकल स्मॉल्स एंड बिग बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, साइज, फंक्शंस एक्सेट्रा आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल से बने हुए और ये केमिकल्स हर पल में टूटते रहते हैं और दूसरे नए मॉलिक्यूल्स बनते रहते हैं, या हमेशा फिक्स नहीं रहते हैं, इनके अंदर रिएक्शंस चलते रहते हैं। ये 1 का 2, 2 से 3 ऐसे अलग अलग टाइप के मेटाबॉलिज्म इनके अंदर मेटाबोलाइट्स बनते रहते हैं, जिसको अपन बायोमोलिक्यूल्स बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स तो आपको पता है ग्रुप ऑफ आइटम, बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। सो दीज कन्वर्शंस आर केमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो ये जो केमिकल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शंस। So there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms. तो हर जानदार के अंदर ऐसे कई हज़ार
क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन एक साथ साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ चलते रहते हैं लिविंग बॉडी के अंदर, इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक है। सो बी दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, मतलब वो एक सेल से बना हुआ है ऑर्गेनिज्म या कई सेल से बना हुआ हो, उसके अंदर मेटाबॉलिज्म चलता ही रहता है। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, फंगी एंड माइक्रोब्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, फंगी हो या माइक्रोब्स हो, इनके अंदर मेटाबॉलिज्म होता है। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म, कि जो टोटल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इन सभी को, एक रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे और सारे रिएक्शन को मिलाकर मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। सो नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है, इसके लिए फॉर एग्जांपल देखो, अभी जैसे अपन देखते हैं कि दूध को दही में कन्वर्ट करना है, दही जमाते हैं ना, तो दूध को दही बनाना है, तो ये रिएक्शन करने के लिए आप कितनी भी महंगी मशीन बना लो, दूध से दही नहीं बन सकता। दूध से दही बनाते वक्त क्या करते हैं अपन कि थोड़ा सा पुराना दही डालते हैं। पुराने दही में क्या रहता है, बैक्टीरिया रहता है, दैट इज लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है, ये दूध में जाकर उसका कन्वर्शन दही में करता है। मतलब यानी कि दूध का दही अगर आपको बनाना है तो आपको लैक्टोबैसिलस यानी कि बैक्टीरिया, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका मदद लेना ही पड़ेगा, वरना आप दूध को दही में नहीं कन्वर्ट कर सकते। तो ऐसा स्पेसिफिक रिएक्शंस होते हैं मेटाबॉलिज्म के, कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ कोई एक विशेष ठराविक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, कोई भी मशीन या कोई भी अदर बॉडी या कोई भी अदर मशीन उसको नहीं कर सकती। ठीक है, सो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड और द नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कि कोई नॉन लिविंग के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकता। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन द सेल फ्री सिस्टम, कि मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है ये अपन डेमोन्स्ट्रेट मतलब करके बता सकते हैं, कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी इन ए सेल फ्री स्टेट, मतलब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर नहीं, बाहर अपन करके बता सकते हैं। सो परफॉर्म्ड इन ए टेस्ट ट्यूब इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग। तो अगर ऐसा कुछ रिएक्शन अपन बॉडी के बाहर अगर करके बताते हैं तो ये लिविंग भी नहीं होगा और नॉन लिविंग भी नहीं होगा। Hence, while metabolism is a defining feature of all living organisms, without exception, isolated metabolic reaction, that is in vitro, are not living thing but surely living reaction. In vitro यानी कि बॉडी से बाहर। तो कोई रिएक्शन अगर अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से बाहर करते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल, इसको दूसरा एग्जांपल अगर अपन समझेंगे कि दूध है या खीर है, खीर अगर अपन ने रात में बनाए और एक कटोरा लिए, तो जो छोटे कटोरे में अपन ने दिए को, तो खीर देखते हैं अपन बड़े कटोरे में अगर वैसी रखे और छोटे कटोरे में लेकर अपन ने थोड़ी सी पिए मुंह से और झूठी करके रख दिए, तो बड़े कटोरे में जो अपन ने झूठी नहीं किया है वो सवेरे तक ख़राब नहीं होती है, लेकिन जो झूठी किया हुआ रहता है कटोरे में वो ख़राब हो जाता है। तो ये क्यों ख़राब होती है कि उसमें अपना झूठा नहीं करना बोलते हैं ना, जो मुँह का लाड़ गिरती है। तो ऐसे खीर को ख़राब करने में, उसका डाइजेशन शुरू करने में किसका इम्पोर्टेंट है, अपने मुंह के अंदर की लाड़। तो अगर वो खीर को ख़राब करना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा, या तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मुंह का थूक तो भी अगर उसमें डाल देंगे तो वो खीर रखे रखे ख़राब हो जाएगी। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं ये दिट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिक रिएक्शन एंड टुगेदरली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो ये मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग बॉडी के ही अंदर की खासियत है, नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकते। Hence, cellular organization of the body is the defining feature of the living form. तो cellular organization means कि सेल भी होना, डिफरेंट सेल से बॉडी बनी होना, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक खासियत है। So perhaps the most obvious and technically complicated features of all living organism is its ability to sense their surrounding or environment and response to their environmental stimuli which could be physical, chemical और biological। तो अभी नेक्स्ट क्वालिटी है पहचानना या एहसास, महसूस करना। कि नेक्स्ट क्वालिटी अपन क्या देख रहे हैं, कॉन्शियसनेस, दैट इज महसूस करना। कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये खासियत होती है कि वो अपने एनवायरनमेंट को पहचान सकता है। स्टिमुली यानी कि बाहर से मिला हुआ उसको स्पर्श। अब वो बाहर से जो उसको स्टिमुलाई मिलती है एनवायरनमेंट से, ये फिजिकल हो सकती है,
मतलब ठंडी गर्मी ऐसा, या केमिकल्स की हो सकती है, कुछ केमिकल्स उसके आंख पे गिर सकते हैं, और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। तो ऐसे ये जो भी स्टिमुलाई रहेगा बाहर का, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको पहचान सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्शियसनेस। सो वी सेंस आवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स। तो अपन ये एनवायरमेंट को कैसे पहचानते हैं? जैसे कि लाइट खोले, सवेरा हुआ, उजाला है, तो ये कैसे मालूम हुआ कि सुबह हो गई? ये अपने आँख से रोशनी मालूम हुआ। सेंट है, नाक से मालूम हुआ। ठंडा है, गर्म है, अपने स्किन से मालूम हुआ टच करके। मीठा है, कड़वा है, ये अपने ज़बान से। तो ये सारा कुछ बाहर का जो अपने को एनवायरमेंट की मालूमात देने वाली चीज़ अपने बॉडी में ऊपर वाले ने लगाया, वो है सेंस ऑर्गन। सो प्लांट्स रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक लाइट, वाटर, टेम्परेचर, अदर ऑर्गेनिजम्स, पोल्यूटेंट्स एक्सेट्रा। मतलब प्लांट्स जो है ये बाहर के एक्सटर्नल फैक्टर को रिस्पॉन्स देते हैं। जैसे कि लाइट, अभी सूर्यमुखी का फूल अपन देखें कि सूर्यमुखी का फूल क्या करता है कि जहाँ सूरज रहता है उधर उसका मुंह जाता है, तो ये उसके लाइट की तरफ मूवमेंट होगा। वाटर की तरफ उसका मूवमेंट प्लांट रिस्पॉन्ड बताता है कि झाड़ के जो जड़ रहते हैं वो जहाँ पानी है आप देखो उधर ही बढ़ते रहते हैं जड़ा, क्योंकि उनको पानी अब्जॉर्व करना है। टेम्परेचर को भी वो रिस्पॉन्स देता है कि ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गए तो पत्ते मुरझाए जाते हैं, फिर ठंडे हो गए तो अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसे, और पोल्यूटेंट्स यानी कि अगर वातावरण में पोल्यूशन बढ़ गया तो भी प्लांट बताते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उनका ग्रोथ कम होती है वगैरह वगैरह जो भी। सो ऑल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द प्रोकैरियोट्स टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल क्यूज। तो सारे जानदारों के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, प्रोकैरियोटिक यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह यूनिसेलुलर होते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल वाले प्रोकैरियोट्स, और कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट यानी कि हायर एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि एनवायरमेंटल का रिस्पॉन्स बताते हैं। फोटो पीरियड इफेक्ट रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फोटो पीरियड यानी कि टाइम, दिन, लाइट का टाइम, कि लॉन्ग डे पीरियड, शॉर्ट डे पीरियड। तो ये सारे, जैसे कि सर्दियों में क्या होती है कि रात बड़ी होती है, गर्मियों में दिन बड़ा होता है, तो ये सारा एनवायरमेंटल का इफेक्ट भी और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उनके रिप्रोडक्शन के अंदर इफेक्ट बताता है। कि कुछ बर्ड्स रहते हैं जो सर्दियों में अंडे देते हैं, कुछ रहते हैं कि गर्मियों में अंडे देते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स। सो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे कई झाड़ा हैं कि जो सर्दियों में उनको फल आते हैं, कई झाड़ा हैं उनको गर्मियों में फल आते हैं, आम वगैरह। तो ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि फोटो पीरियड के ऊपर इफेक्ट यानी कि सीजन के ऊपर इफेक्ट करके रिप्रोडक्शन करते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स। सो ऑल ऑर्गेनिज्म हैंडल केमिकल्स एंटरिंग देयर बॉडीज। हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है कि उसके बॉडी के अंदर जाने वाले केमिकल्स को अपने हिसाब से हैंडल करता है और उसको बाहर फेंक देता है बॉडी से। ह्यूमन बीइंग इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज हैज सेल्फ कॉन्शियसनेस। कि जो अपने को ह्यूमन बीइंग को बोला गया अशरफुल मखलूक़ात, यानी कि अपन सारे तो जानदार है, लेकिन ये सारे जानदारों पे खुदा ने जो अपने को बढ़ोतरी दी है वो है कि अपन अपने लिए आगे का सोच सकते हैं, सेल्फ कॉन्शियस, कि कल मुझे क्या बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, पढ़ाई करना है। ये सारा आगे का कोई जानवर या कोई दूसरा जानदार नहीं सोचता, बस जैसे हालात आते हैं वैसे बिताते चले जाते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग को ही ये खासियत दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसको बोलते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस, कि अपने बारे में आगे सोचना। सो कॉन्शियसनेस देयरफॉर बिकम्स द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फिर मेटाबॉलिज्म अपन ने देखा कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है कि हर एक को अगर लिविंग बोलना है तो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, हर एक को अगर लिविंग बोलना है तो उसके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, और उसी तरीके से हर एक को अगर जिस किसी को भी अगर लिविंग बोलना है तो उसके अंदर कॉन्शियसनेस आना चाहिए। कॉन्शियसनेस यानी कि महसूस करना बाहर के वातावरण के चेंजेस, ठीक है। सो व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ ऑल द मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन द लिविंग स्टेट। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में ह्यूमन बीइंग्स के लिए लिविंग स्टेट क्या है ये डिफाइन करना थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेशन है। वी ऑब्जर्व पेशेंट lying in coma in hospital, virtually supported by machines which replace hearts and lungs। तो आजकल आप देख रहे होंगे कोरोना के उसके अंदर नाम आ रहा है वेंटिलेटर। तो ये वेंटिलेटर हार्ट और लंग ये दोनों का काम करते हैं। तो ये जो कोमा पेशेंट होते हैं अपन ने हॉस्पिटल में, आप कभी सुना होगा कि उन्होंने कोमा में गए फलाना कोई, तो वो कोमा पेशेंट जो होता है पिक्चरों में भी अपन देखते हैं कि वो आँख तो खुली रहती है लेकिन वो रिस्पांस नहीं देता है कि वो कुछ देख रहे हैं कि अपन कुछ बोले उसको तो वो रिस्पांस नहीं देता है कि वो सुन रहा है कि। तो ये रिस्पांस नहीं देता है, इसीलिए इसको साइंस में क्या बोलते हैं, ब्रेन डेड पेशेंट।
आपने देखा होगा कैडावर ट्रांसप्लांट, कि जब कभी किसी का किडनी हार्ट निकालते हैं तो कैडावर बोलते हैं, मतलब जो कोमा पेशेंट है उनके जो रिलेटिव्स हैं उनको बोलते हैं कि भाई अभी ये कोमा में चले गए, इनके किडनी दे दो, इनके हार्ट वगैरह वगैरह ऑर्गन डोनेट करने को बोलते हैं। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस कि कोमा पेशेंट विच इज़ नॉट गिविंग एनी रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुली, बाहर से दिए जाने वाले कोई भी चीज़ का वो एहसास या महसूस नहीं कर पाता है, इसके लिए मेडिकल साइंस उसको ब्रेन डेड बोलता है और लोगों को बोला जाता है कि उनके ऑर्गन को क्या बोलेंगे, डोनेट कर दो ताकि दूसरे किसी जानदारों की जान बचाई जा सके। सो द पेशेंट इज अदरवाइज ब्रेन डेड, इसको बोलते हैं ब्रेन डेड। सो द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। क्यों बोला है ब्रेन डेड? कि वो पेशेंट को सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं रहता है। सो आर सच पेशेंट हु नेवर कम बैक टू नॉर्मल लाइफ, लिविंग और नॉन लिविंग। तो फिर अब ऐसे कई कोमा पेशेंट है जो कि बहुत दिनों से कोमा में ही है, तो अभी उनको क्या बोलेंगे? आप जैसे ही आप वो मशीन हटाते हैं उनका डेथ हो जाता है। तो ये कोमा पेशेंट के कारण कॉन्शियसनेस उनमें नहीं रहता है, बोल के अपन वो कोमा पेशेंट को भी डेड बोलते हैं। सो इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इंटरैक्शंस। कि अपन हायर क्लासेस में आप मेडिकल जाएंगे तो जब आगे स्टडीज़ में देखेंगे कि ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ अपन ने देखा है ये इंटरैक्शन बॉडी के अंदर अपने एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं प्रोसेस, उसके वजह से ये चलते रहती है लाइफ अपनी। जैसा अपन कभी ट्रेन पकड़ने को भागते हैं तो जैसा भागेंगे अपन अपनी सांस भी फूलने लगेंगी, अपनी दिल की धड़कन भी बढ़ेगी, तो ये सारे प्रोसेस एक साथ सब बढ़ने लगते हैं। फिर जैसे ही ट्रेन मिल गई, जगह मिल गई, बैठ गए तो धीरे धीरे अपनी सांस भी कम हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी और दिल की धड़कन भी नॉर्मल हो जाएगी। तो ये अपनी बॉडी के अंदर ऐसे कई सारे प्रोसेस चलते हैं जो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। So properties of tissue are not present in the constituent cells but arises as a result of interactions among the constituent cells. इसका मतलब ये है कि जो टिश्यू की एक प्रॉपर्टी, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। तो सेल्स के ग्रुप की जो क्वालिटी है वो एक एक सेल में नहीं है, वो सेल्स एक जगह आने से ऊपर वाले ने उनके अंदर वो खासियत डाली, समझे ना? जैसे अगर आप चाय बनाते हैं तो आप शक्कर अलग खा लिए, पत्ती अलग खाए, पानी अलग पिए, तो आपको चाय का मज़ा आएगा क्या? लेकिन जब ये तीनों को डाल के, दूध डाल के इसमें बनाएंगे तो तभी आपको चाय का मज़ा आएगा। तो ये चाय क्या बनी? ये दो चार जो इंग्रेडिएंट्स है इनके आपस का इंटरेक्शन के कारण चाय बनती है। अगर आप ये चारों को अलग अलग खा लेंगे, पानी पी लेंगे अलग, दूध पी लेंगे, पत्ती खा लेंगे और शक्कर बाद में खा लेंगे, तो आपको चाय का मज़ा नहीं आने वाला। तो वैसे ही टिश्यू का भी जो क्वालिटी आई है, इट इज़ नॉट ड्यू टू द टिश्यू बट इट इज़ नॉट ड्यू टू द सेल बट इट इज़ ड्यू टू द ग्रुप ऑफ सेल्स, कि कई सारे सेल्स एक जगह आने से उनके अंदर वो सिफत आती है। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ऑर्गेनेल बट अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट्स कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। अब ये ऑर्गेनेल मतलब क्या है? तो ये बॉडी का अपने ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होता है कि पहले सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स एक जगह आकर टिश्यू बनाते हैं, फिर कई सारे डिफरेंट टिश्यू एक जगह आकर ऑर्गन बनता है, फिर कई सारे ऑर्गन एक जगह आकर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम, कई सारे ऑर्गन सिस्टम एक जगह आकर बॉडी बनती है। तो ये अपनी बॉडी का रचना है, ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन जो एक सेल है, वो एक सेल के अंदर भी जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स भी जो बने हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल से बने, तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल के कारण उनके अंदर खासियत नहीं आती है सेल में, ये सारे ऑर्गेनेल का एक दूसरे का इंटरेक्शन के कारण वो सेल में खासियत आती है। सो दीज इंटरेक्शन रिजल्ट्स, सो ऑर्गेनेल्स के अंदर ये खासियत कैसी आई? बट अराइजेस एज ए रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन अमॉन्ग द मॉलिक्यूलर कंपोनेंट कंप्राइजिंग द ऑर्गेनेल। मतलब ये जो अलग अलग ऑर्गेनेल अलग अलग मॉलिक्यूल से बने हैं, उनके बीच का जो इंटरेक्शन है उसके कारण उनके अंदर वो खासियत, वो सिफत आती है। सो दीज इंटरेक्शन रिजल्ट्स इन इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एट ए हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इनकी प्रॉपर्टी जो आगे डिफरेंट ऑर्गेनेल की इंटरेक्शन होती है, इसके कारण ही सेल आगे लेवल पे जाकर हायर लेवल पे ये ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, मतलब एक दूसरे सेल से ग्रुप बनाकर टिश्यू बनता है। सो दिस फिनोमिना इज ट्रू इन द हियरarchy ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्प्लेक्सिटी एट ऑल लेवल्स। मतलब हियरarchy ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स कि जो छोटे से बड़ा, बड़े से बड़ा, जैसे कि अपने गवर्नमेंट ऑफिस में देखते हैं अपन, क्लास 1 ऑफिसर, उसके नीचे क्लास 2 ऑफिसर, फिर क्लास 3 ऑफिसर, क्लास 4 ऑफिसर। तो ये जैसे ऑर्डर रहता है, तो वैसे ही ऑर्डर फॉलो हर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है।
So this phenomena is true in the hierarchy of organizational complexity at all level. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving and self-regulating interactive system capable of responding to external stimuli. तो ये हो गया टोटल डिफिनेशन लिविंग का, कि किसको हम लिविंग बोले। तो किसको हमने लिविंग बोला है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, मतलब अपने जैसा दूसरा बनाएंगे, इवॉल्विंग यानी कि अच्छे से बेहतर बनते जाएंगे ऊपर के ऊपर, जैसे बोलते हैं कि बंदर से इंसान बनाए तो बंदर से इंप्रूवमेंट हो कि इंसान बनाए अकॉर्डिंग टू साइंस, एंड सेल्फ रेगुलेटिंग कि अपने आप को कंट्रोल करना, इंटरैक्टिव सिस्टम्स और कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, मतलब बाहर से जो उनको मैसेज मिलता है, जो भी गर्मी सर्दी धूप लाइट अंधेरा, उसको वो रिस्पॉन्स देते हैं। सो ऐसे बॉडीज़ को अपन बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने को पहचानने के लिए क्राइटेरिया मालूम हो गए। ये क्राइटेरिया लगाकर अपन पूरे दुनिया में के सारे चीज़ों को लिविंग और नॉन लिविंग में बांट देंगे। और बायोलॉजी जो है, आपको पता है ना कि बायोलॉजी इज़ द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है बायोलॉजी में। तो इसके लिए आगे से अब अपने को नॉन लिविंग थिंग का कोई लेना देना नहीं है। नॉन लिविंग थिंग ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में पढ़ा जाएगा। बायोलॉजी में वी विल डील्स विथ ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। All living organisms, present, past and future, are linked to one another by the sharing of the common genetic material, but to varying degree. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बोल रहा है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो पहले आकर चले गए, जो आज है और आगे भी जो आएंगे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से लिंक्ड है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं लिंक है। अब ये लिंक के लिए उनके लिए क्या लिंक है कि ये सारों ने आपस में सेम जेनेटिक मटेरियल बांटा हुआ है, लेकिन अलग अलग डिग्री से, मतलब कोई किसी के पास कम, किसी के पास ज़्यादा। तो इसके लिए एग्जांपल समझिए कि बैंक में सभी के पैसे रहते हैं, बैंक क्या है, पैसे का, लेकिन किसी के खाते में ज़्यादा रहेंगे तो वो अमीर हो गया, किसी के कम, मीडियम और गरीब और कम। तो ऐसा जैसे जैसे पैसे कम होते जाएंगे बैंक अकाउंट में तो वो गरीब होगा, और जैसे जैसे बड़ा होंगे पैसे वो अमीर होगा। तो वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जैसे जैसे जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा आया वो हायर ऑर्गेनिज्म हो गए, और जैसे जैसे डीएनए जेनेटिक मटेरियल कम क्वालिटी का आया तो वो लोअर ऑर्गेनिज्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सारा अपना क्राइटेरिया फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म कि लिविंग किसको बोले। तो ये अभी तक का जो अपन ने पढ़े हैं उसका अपन नोट्स कैसे निकालना है देखेंगे। तो देखो, पहले ग्रोथ, पहले अपन ने कि क्या क्या इसके क्राइटेरिया है ये देखने के लिए ऐसे बनाएंगे पहले कि डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये लिविंग, इनके कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंस एंड रेस्पॉन्स द एनवायरनमेंट, दूसरा रहेगा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन, फिर सेल्फ रिप्लिकेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये डिफरेंट क्राइटेरिया, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हो गए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब उसके बाद ग्रोथ का देखेंगे। सो ग्रोथ, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ के दो है, उसकी क्या है, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर। तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास है, इट कैन नॉट बी द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज माउंटेन सैंड मोल्ड डू ग्रो बट इन, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग में ग्रोथ अलग अलग टाइप की होती है। क्या होती है देखो, नॉन लिविंग थिंग में और लिविंग में क्या होगी कि नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ इज ड्यू टू एक्यूमुलेशन यानी कि जमा होना, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से जमा होकर, और लिविंग में ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड। लेकिन जो कुछ भी हो बाहर से हो अंदर से ग्रोथ तो हो रही है, इसके लिए अपन ग्रोथ को कैंसिल किया। अभी ये इंक्रीज इन नंबर वाला, इंक्रीज इन नंबर में क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने उनके अंदर क्या होगा कि सेल डिवीजन होगा और वो सीधा इंक्रीज इन नंबर हो जाएगा उनमें। लेकिन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि सेल डिवीजन होगा, फिर उससे दो होगा, क्या, एक के इंक्रीज इन नंबर एंड रिप्लेस लॉस्ट, कि जो नवे सेल्स बनेंगे उससे सेल्स तो इंक्रीज होंगे और उससे जो नवे सेल्स बने उससे एक काम होगा कि रिप्लेस ऑफ लॉस्ट सेल्स, मतलब पुराने सेल्स को रिप्लेस करके नए सेल्स बनाए जाएंगे। अब ये एनिमल्स और प्लांट्स में अलग अलग होगा। एनिमल्स में ग्रोथ ओनली अप टू सर्टेन एज, कि एनिमल्स में ग्रोथ एक लिमिट तक ही होती है, और प्लांट्स के अंदर ग्रोथ कंटिन्यू चलती रहती है आखिरी लाइफ तक। ठीक है, तो जो भी हो, लास्ट सेंटेंस आपको याद रखना है कि बट डेड ऑर्गेनिजम्स डज नॉट ग्रो, कि डेड ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं बताती है। अभी रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी पोजेसिंग मोर और लेस सिमिलर फीचर्स ऑफ पेरेंट्स। उसके बाद यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में क्या होगा कि यूनिसेलुलर के अंदर आपको के लिमिटेशन रहेंगे। क्या लिमिटेशन रहेंगे
कि देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट रिप्रोड्यूस। कौन से? म्यूल, एग्जाम्पल याद रखो, कौन से एग्जाम्पल? म्यूल, स्टेराइल वर्कर भी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल एक्सेट्रा। और ये रिप्रोडक्शन के जो है मल्टीसेलुलर के अंदर, यूनिसेलुलर के अंदर क्या होगा? रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, कि रिप्रोडक्शन करना और ग्रोथ होना एक ही रहेगा। लेकिन मल्टीसेलुलर के अंदर दो टाइप के हो गए, असेक्सुअल और सेक्सुअल। असेक्सुअल के 3 टाइप है, बडिंग जो ईस्ट और हाइड्रा में होगी, फ्रैगमेंटेशन जो फंगी और अलगी में होगा, स्पोर्स वो फंगी में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 2 टाइप है, कि सेक्सुअल स्पोर्स बनाकर होगा जो कि फंगी और प्लांट्स में होगा, और गैमेट्स बना के होगा जो कि एनिमल्स में होगा। ठीक है, अभी ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने को निकालना है। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके, वो ये कि हेंस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जानदारों की ये सही क्वालिटी नहीं है, क्योंकि म्यूल और वर्कर भी और ह्यूमन कपल भी, स्टेराइल कपल भी लिविंग ही होते हैं। सो बट नॉन लिविंग डज नॉट रिप्रोड्यूस। लेकिन ये बात पक्की है कि नॉन लिविंग थिंग्स कुछ भी कर लो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वालिटी है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में क्या होगा कि ये केमिकल्स, अपने बॉडी में कई सारे केमिकल्स हैं, दीज केमिकल चेंजेस टू अदर बायोमोलिक्यूल्स, कि ये केमिकल्स बदलते रहते हैं अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स में। उसके बाद ये चेंजेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये मेटाबॉलिक रिएक्शन, सो टोटल ऑफ दीज रिएक्शन इन ए ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। सो इन विट्रो रिएक्शन यानी कि बॉडी के बाहर का रिएक्शन, नॉट ए लिविंग थिंग बट ए लिविंग रिएक्शन, कि लिविंग थिंग नहीं होता है। टेस्ट ट्यूब में कोई अगर टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह अपन बनाते हैं तो वो लिविंग थिंग नहीं होती है, लेकिन लिविंग रिएक्शन होती है। सो एब्सेंट इन नॉन लिविंग थिंग, ये खासियत नॉन लिविंग थिंग में एब्सेंट है। इसके लिए हेंस ए डिफाइनिंग फ्यूचर, मतलब मेटाबॉलिज्म इज एक्सेप्टेड। द लास्ट क्वालिटी इज एबिलिटी टू सेंस एंड रेस्पॉन्ड द सराउंडिंग, कि आजू बाजू में क्या हो रहा है उसको सेंस करना, पहचानना और उसको रेस्पॉन्ड करना। इट इज़ मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर का सबसे ये कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स हैं। तो रिस्पॉन्स ये 3 टाइप के होंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हो सकते हैं। सेंस थ्रू सेंस ऑर्गन, की मालूमात कैसे होती है? सेंस ऑर्गन से होती है। सो ऑल ऑर्गेनिज्म अवेयर ऑफ सराउंडिंग, कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसके आजू बाजू का पता होता है, चाहे वो प्लांट हो, जैसे कि प्लांट रिस्पॉन्स करेगा लाइट, वाटर और टेम्परेचर को। सो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यू ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि जो टिश्यू की प्रॉपर्टी मिली है वो किसके कारण मिली है? उनके आपस के सेल्स में जो इंटरेक्शन होता है एक जैती, उनकी आपस के एक दूसरे के रिएक्शंस में, एक दूसरे के प्रोसेस में मदद करके वो टिश्यू की प्रॉपर्टी बनाते हैं। सो फिनोमिना इज सेम एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी तरीके का जो ऑर्गेनाइजेशन का फिनोमिना है, ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये हर लेवल पे होता है। सो ओनली ह्यूमन बींग्स आर सेल्फ कॉन्शियस, कि खाली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बींग को ही आगे का ख्याल रहता है, सेल्फ कॉन्शियस रहता है। एंड इट इज़ एब्सेंट इन कोमा पेशेंट। हेंस कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके लिए अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में की ये कॉन्शियसनेस को एक्सेप्ट करते हैं। तो अब ये अभी तक का जो भी अपन ने पढ़ा है, ये सारे को एक छोटे से में सिमा के रखना, दैट इज़ कॉल्ड एज मेमोरी मैप। तो ये मेमोरी मैप कैसे बनाते हैं, ये अपन ने एग्जांपल एक बना के दिया है। तो ये देखो क्राइटेरिया, लिविंग, नॉन लिविंग, रिमार्क, ये लिखकर अपन देखेंगे पहले ग्रोथ लिविंग बताता है, नॉन लिविंग में नहीं बताते हैं, लेकिन कोई कोई नॉन लिविंग जैसे कि माउंटेन बताता है। इसके लिए अपन ने रिमार्क क्या दिया, इसको रिजेक्टेड। दूसरा रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि लिविंग के अंदर सारे बताते हैं, लेकिन कुछ लिविंग ऐसे होते हैं कि जो रिप्रोडक्शन नहीं बताते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सारे के सारे रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन लिविंग में कुछ है जो नहीं कर पाते हैं और बाकी कर पाते हैं। इसके लिए अपन रिप्रोडक्शन को भी रिजेक्ट किया। तीसरा क्राइटेरिया मेटाबॉलिज्म में क्लियर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म करेगा, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग थिंग नहीं करेगा। इसके लिए अपन ने ये क्राइटेरिया को एक्सेप्ट किया है, क्योंकि अपने को ऐसा क्राइटेरिया चाहिए, मिक्सिंग नहीं, करना है तो करना है, नहीं तो बाकी के नहीं करना है उससे। इसी हिसाब से नेक्स्ट क्राइटेरिया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में भी देखें अपन कि लिविंग वाला करेगा और नॉन लिविंग थिंग नहीं करेगा, इसके लिए ये भी एक्सेप्टेड। और लास्ट में कॉन्शियसनेस में भी लिविंग के अंदर होता है और नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग के अंदर नहीं होता है, लेकिन लिविंग के अंदर जो कोमा पेशेंट है खाली उसके अंदर होता है। इसके लिए मेडिकल साइंस उसको भी नॉन लिविंग बोलती है और उनके ऑर्गन डोनेट करने को बोलती है। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कॉन्शियसनेस रहेगा, नॉन लिविंग में नहीं रहेगा, इसके लिए ये भी एक्सेप्टेड। सो इन दिस वे
लिविंग और नॉन लिविंग किसको बोलना, ये क्राइटेरिया अपन ने ये 4-5 क्राइटेरिया निकाल कर पक्का कर लिया। अब ये क्राइटेरिया लगाकर अपने को आगे की बायोलॉजी में पढ़ना है, जो अपन अगले पीरियड में देखेंगे। तो देखिए ये जो वीडियो है ये थोड़ा सा लेंथी हुआ है, क्योंकि लाइन टू लाइन समझाया गया है, आपको नोट्स कैसे बनाना बताया है, मेमोरी मैप बताया हूँ कि कैसे बनाना है। तो इस तरीके से अपने को आगे भी पूरे पीरियड लेना है इंशाल्लाह। तो आप इस वीडियो को डाउनलोड करके 2 से 3 बार देखिए प्लीज़। क्लास के जैसा सीरियस बैठकर, अटेंशन रहकर, हेडफोन लगाकर सुनिए, 1 से 2 बार सुनिए जाएगा। और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे फ़ोन करिए या फिर पर्सनल चैट किए, मैं आपको क्या आपके डाउट्स है उसको क्लैरिफाई करूँगा। ठीक है।